मगध राजमहल में महाराज धनानंद के शयन कक्ष के अंदर जहां वो मुरा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, वहीं धनानंद के सैनिकों और मुरा के प्रेमी प्रवीर के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध के बीच में मुरा ने तेज आवाज में प्रवीर का नाम लेकर चिल्लाया, प्रवीर! प्रवीर का नाम लेकर मुरा ने इसलिए चिल्लाया था क्योंकि मुख्य सैनिक की तलवार की धार प्रवीर के हाथ पर लग चुकी थी। प्रवीर के हाथ में उस तलवार की धार को लगते हुए मुरा ने देख लिया था। मुरा बुरी तरह से डर चुकी थी। मुरा को डरते हुए देखकर प्रवीर ने बीच में युद्ध में कहा, मुरा, यदि हम यहाँ रहे तो हमारा जीवित बचना संभव नहीं है। हम दोनों को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान की तरफ प्रस्थान करना होगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। आप प्रजा की रोके राह, समय में ताव कहा, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इन सभी के शीश काटते हुए यहां से प्रस्थान करिए। मगध साम्राज्य की विजय हो! मगध साम्राज्य की विजय हो! ये शीश भी हुआ अस्त व्यस्त। मुरा, गुप्त द्वार की तरफ प्रस्थान करो। धनानंद के सैनिकों को अस्त व्यस्त करके प्रवीर और मुरा राजमहल के शयन कक्ष से बाहर निकल गए। दोनों मगध राजमहल से बाहर जाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते प्रवीर और मुरा गुप्त कक्ष के सामने पहुंचे। प्रवीर मगध सेना में सुरक्षा नायक था। उसे राजमहल के कई गुप्त द्वार के बारे में पता था। एक अनजान से गुप्त कक्ष के बाहर भागते हुए प्रवीर और मुरा पहुंचे। मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है। हमारा जीवन बच सकता है मुरा, बस कुछ क्षण और इस दीवार के अंदर प्रस्थान करो। ये मार्ग तो अत्यधिक सुनसान है, ये कहाँ जाता है? मेरी प्रियसी मुरा, ये मार्ग हम दोनों को पीपली वन की तरफ लेकर जाएगा। ये गुप्त मार्ग है, इसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं ज्ञात है। प्रवीर को मगध राजमहल के बारे में सब कुछ मालूम था। गुप्त रास्ते की मदद से उसने मुरा और खुद की जान बचा ली थी और दोनों पीपली वन में पहुंच गए। वहां दोनों ने विवाह किया और सभी से छुपकर पीपली वन में ही रहने लगे। दूसरी तरफ मगध राजमहल में महाराज धनानंद का क्रोध बढ़ते जा रहा था। उसे किसी भी तरह प्रवीर और मुरा को मृत्युशैया पर देखना था। धिक्कार है, धिक्कार है। मगध शाही सैनिकों के ऊपर क्रोध नहीं अपितु अग्नि वर्षा करनी चाहिए। तुम लोग सूर्य की पहली किरण से लेकर उसके अस्त होने तक केवल शाही भोज ही करते रहते हो। क्या उस भोज में इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम सब मिलकर उस कुरूप प्रवीर और उस कलंकधारी मुरा को बंदी बनाकर हमारे समक्ष पेश कर सको? समस्त मगध के शाही सैनिकों के पग में घुंघरू बांध दो और इनसे बारादरी में नृत्य करवाओ। यदि कुछ दिनों के भीतर मुझे वो प्रवीर कारावास में या मृत्यु शैया पर नहीं दिखाई दिया तो मैं यानी मगध महाराज धनानंद तुम सभी के शीश को धड़ से अलग कर दूंगा। पीपली वन में कुछ दिनों के बाद मुरा गर्भवती हो गई। प्रवीर को कुछ धन की जरूरत हुई। वो छुपते छुपाते पाटलिपुत्र जा पहुंचा। प्रवीर अपने मन में कह रहा था, आज का यह राष्ट्र छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ है, पर मेरी दूरदर्शिता कहती है कि भविष्य ऐसा नहीं होगा। ये बात सूर्य की भांति सत्य है कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मगध साम्राज्य ही है। इसलिए मुझे चुपचाप यहीं से अपने आने वाले पुत्र के भविष्य के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। मगध आज के दौर के पटना और गया का इलाका है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली हुई थी। इस बात से कोई नहीं मुकर सकता कि उस समय मगध के पास बड़ी सेना हुआ करती थी, लेकिन उस सेना को चलाने वाला शासक ऐसा था जिसके पास काबिलियत के नाम पर बस एक घमंड सा पहाड़ हुआ करता था। उस दौर में मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन चलता था।
धनानंद एक ऐसा शासक हुआ करता था जिसके पास बौद्धिक क्षमता शून्य थी। उसे बस प्रजा से कर यानी टैक्स वसूलना आता था। प्रवीर अपनी धुन में चल ही रहा था कि उसने देखा कुछ दूर बहुत सारे घुड़सवार सैनिक एक महिला को बंदी बनाकर गंगा किनारे लेकर आ रहे थे। क्षमा करिए, क्षमा, मेरे प्राण मत लेना। मैं दुखियारी हूँ, मुझे क्षमा करिए। यह दृश्य प्रवीर देख रहा था। उसके अंदर का योद्धा उसे जगा रहा था। प्रवीर ने अपने मन में सोचा, जिस राज्य में स्त्री का सम्मान नहीं, वहां का महाराज क्या खां के यूनानी शासक सिकंदर का सामना कर पाएगा? जब प्रवीर ने अपने मन में उस खतरनाक शासक के बारे में सोचा था, तब यह दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब दुनिया भर के लोग एक शासक की कस्में खाया करते थे, या तो यूं कहिए कि उससे डरने लगे थे। वो शासक कोई और नहीं बल्कि खुद सिकंदर था। मैसिडोनिया का सिकंदर तृतीय पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से भारत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब तक का फारस और आज का ईरान आ चुका था। फारस यानी आज के ईरान पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी। सिकंदर जब 12-13 साल का था तभी उसने एक जंगली घोड़े को कब्जे में कर लिया। उसने उस घोड़े का नाम ब्यूसीफेलस रखा, जिसने फिर कभी उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। बचपन से ही वो ऐसी अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ था कि लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ये इतिहास में दर्ज होने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुआ है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में महाराज धनानंद के पूर्व सुरक्षा नायक प्रवीर के सामने एक स्त्री के साथ अभद्रता हो रही थी। प्रवीर ने अपने मन में सिकंदर के बारे में सोचते हुए कहा, सिकंदर ने फारस पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी नज़र इस राष्ट्र पर है जिसकी शुरुआत वो सिंधु नदी के पास से ही करेगा। शीघ्र ही लोगों को सिकंदर से अवगत करवाना पड़ेगा। मगध के सैनिक क्या ही सिकंदर का सामना कर पाएंगे? ये तो एक स्त्री की अस्मिता को लूटने में ही व्यस्त है। प्रवीर ने देखा कि मगध के सैनिक अपने शाही अश्व से नीचे उतरे। इस मंदाकिनी समान स्त्री को सजा देने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, हम राजधर्म से बंधे हुए हैं। महाराज धनानंद का आदेश है कि जो कोई राजस्व ना दे पाए उसे गंगा नदी में समाहित कर देना है। सुंदर स्त्री, तू राजस्व देगी या कोड़ों की वर्षा शुरू की जाए? ये अन्याय है, अन्याय है। मैं एक निर्धन स्त्री जिसके स्वामी अब इस सृष्टि में नहीं रहे, वो इतना राजस्व कैसे दे सकती है? वैसे भी मैंने एक बार राजस्व दे दिया था, दोबारा कहाँ से लाऊं? ये मंदाकिनी समान स्त्री कहती है कि अन्याय है। ये कहती है कि ये निर्धन है। राजस्व देते समय सभी निर्धन हो जाते हैं। प्रथम दृष्टि में इसके आभूषण और हस्त के कंगन देखकर तो नहीं प्रतीत होता कि ये निर्धन स्त्री है। अगर ये सुंदरी राजस्व प्रदान करने को नहीं मानती तो इसके हस्त को काट कर कंगन निकाल लेना। मैं भी देखता हूं कि मगध सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद इसकी रक्षा करने कौन आता है। बहुत सारे सैनिक। कौन ही आएगा इसकी रक्षा करने? एक वो सुरक्षा नायक था तो वो भी उस दासी मुरा को लेकर भाग गया है। मैं मगध महाराज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझ निर्धन पर सैनिकगण कृपा करिए, मुझे क्षमा करिए। मेरे प्राणों से इस साम्राज्य का कुछ भला नहीं होगा। क्षमा करिए, क्षमा। मैंने 1 मास पहले ही राजस्व दे दिया है। इतना सुनते ही सैनिकों का सरदार तेज कदमों से आगे बढ़ा। कौन ही आएगा इसकी रक्षा करने? एक वो सुरक्षा नायक था तो वो भी उसी दासी मुरा को लेकर भाग गया है। तू क्षमा प्रार्थी नहीं है। तेरे इन स्वर्ण रूपी गालों पर मारा ये तमाचा तुझे जीवन पर्यंत तक स्मरण रहेगा। सैनिकों, तलवार से स्त्री के हस्त को काट दो। आगे बढ़ो सैनिकों। नहीं, 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 नहीं। सैनिकों रुको, इसी क्षण रुक जाओ।
अगर तुम्हारे कुटिल पांव एक पग भी आगे बढ़े तो ये प्रवीर अपने क्रोध से तुम सभी को गंगा में समाहित कर देगा। क्रूर धनानंद के सैनिकों को जिसकी तलाश थी वो प्रवीर खुद उनके सामने आ चुका था। अब आगे क्या हुआ था प्रवीर के साथ? क्या उसने उस महिला की जान बचाई थी या फिर खुद की जान गंवा दी थी? क्या प्रवीर के इस कदम के बाद मुरा भी हो गई थी धनानंद के हवस का शिकार? भारत के बनने की कहानी बहुत तेजी से लेने वाली है करवट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स भरे हुए हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, इसीलिए बनते रहिए साक्षी और सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।